हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण की क्लास नंबर 3। 2 क्लास अपनी हो चुकी है और दोस्तों आज हम लोग बहुत सारे पहले क्वेश्चंस करेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस आए कि हाँ सर, मैं अगर ध्यान से सुन रहा हूँ, सारी चीज पढ़ रहा हूँ तो हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है ना। तो चलिए दोस्तों पहले कुछ क्वेश्चंस करें। बिल्कुल, चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों से आरआरबी जेईई में पूछा गया है। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान अगर दोगुना हो जाए, डबल हो जाए, तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? देखिए दोस्तों, मान लेते हैं एक पहली वस्तु थी m1, इसका पहली वस्तु का द्रव्यमान था m1, दूसरी वाली वस्तु का द्रव्यमान था m2 और दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं r था। तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल कितना होगा? कैपिटल G इंटू पहली वाली वस्तु का द्रव्यमान गुना दूसरी वाली वस्तु का द्रव्यमान बट्टे आर स्क्वायर। अब बोला जा रहा है इनमें से एक का द्रव्यमान आपने डबल कर दिया। मान लेते हैं इस वाले का द्रव्यमान डबल कर दिया, इसका m1 था, आपने क्या कर दिया? 2m1 कर दिया। दूसरी वाली वस्तु का द्रव्यमान ऐसे ही है, दोनों के बीच की दूरी भी वैसे की वैसे है। तो अब इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? कैपिटल G इंटू पहली वाली वस्तु का द्रव्यमान 2m1 गुना दूसरी वाली वस्तु का द्रव्यमान m2 बटे आर स्क्वायर। तो अब कितना हो गया? देखिए, कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर, ये तो पहले भी था, अब कितना हो गया? इसका दो गुना हो गया। तो गुरुत्वाकर्षण बल दो गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताएं। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या बोलते हैं? देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु होती है तो वो नीचे आती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी इस पे एक बल लगा रही है जिसे बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। और दोस्तों इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका वेट यानी भार बोलते हैं। यार आपसे तो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं यार, आप तो सारे पढ़ने वाले हो, एक भी बच्चा गलत नहीं कर रहा। क्या बात है? चलिए इसका आंसर बताएंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन साहब ने दिया था। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? आइजैक न्यूटन है। देखो यार आसानी से बनते हैं ना क्वेश्चन, अगर क्लास में ध्यान से सुनोगे। आ जाओ। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं करता? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो त्वरण आता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है? कैपिटल G इंटू कैपिटल M बट्टे आर स्क्वायर। कैपिटल M क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। कैपिटल R क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। तो अगर आप लोग अर्थ यानी पृथ्वी पे आप लोग निकालने जा रहे हो तो आपको क्या रखना पड़ेगा? चलिए, तो अगर आप लोगों को पृथ्वी पे निकालना है तो पृथ्वी का द्रव्यमान रखना पड़ेगा, पृथ्वी की त्रिज्या रखनी पड़ेगी। अगर आप लोग किसी और ग्रह पे निकालना चाह रहे हो तो आपको उस ग्रह का द्रव्यमान रखना पड़ेगा, उस ग्रह की त्रिज्या रखनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग बात करें त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं करता, चलिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें केवल पृथ्वी की, तो क्या पृथ्वी के द्रव्यमान पे निर्भर करता है क्या? बिल्कुल। क्या पृथ्वी की त्रिज्या पे निर्भर करता है क्या? बिल्कुल। क्या कैपिटल G पे डिपेंड कर रहा है क्या? बिल्कुल। दोस्तों उस किसी वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर चाहे एक पेन हो, चाहे कोई बड़ा सा पत्थर हो, जब पृथ्वी बल लगाएगी तो उसको कितना त्वरण मिलेगा? सभी को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। ये निर्भर ही नहीं कर रहा वस्तु के द्रव्यमान पे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ गई बात समझ में? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? देखिए आपको मैंने बताया था कि यहां पर अगर पृथ्वी के यहां पर पोल्स पे, ध्रुव पे बात करें, यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होता है। क्लियर है क्या? तो कौन सा कथन असत्य है? क्या गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? सर यह कथन तो सही है। मैंने आपको बताया भी था, जैसे जैसे आप लोग ऊंचाई पे जाओगे वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आपका कम होगा। तो बोला जा रहा है स्मॉल जी का मान ऊंचाई के साथ में परिवर्तित होता है। बिल्कुल सही बात है, चेंज होता है। क्या होगा? कम होगा। ठीक है। पृथ्वी की गहराई में जाने पर स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है। सर यह बात भी बिल्कुल सही है। स्मॉल जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नहीं, चाहे कोई एक पेन गिरे, चाहे कोई एक पत्थर मिले, उनको सभी को कितना त्वरण मिलेगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। तो यह कथन आप लोगों का असत्य है। क्या क्वेश्चन बन रहे हैं?
समझ में आ रहा है दोस्तों? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया है ना। तो बस ऐसे मेहनत करते रहो यार। मैं बैठा हूं ना, तो जब मैं बैठा हूं तो किस चीज की टेंशन लेते हो बताओ? टेंशन लेने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। तो चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए, इसका आंसर बताए। पृथ्वी की सतह, पृथ्वी का द्रव्यमान भी दे दिया, त्रिज्या भी दे दी। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किसके अनुपातिक होता है या किसके समानुपाती होता है? तो किसी भी ग्रह पर आपको गुरुत्वीय त्वरण निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बट्टे आर स्क्वायर। अगर पृथ्वी पर निकालना है तो पृथ्वी का द्रव्यमान रख दो, पृथ्वी की त्रिज्या रख दो। तो किसके समानुपाती है? तो एम बट्टे आर स्क्वायर के समानुपाती है। इसका मतलब अगर इसका मान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मान ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण का होगा। बोलिए हां या ना। क्लियर? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। अगर मान लीजिए पेन 1 किलो का है तो चंद्रमा में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये 1 किलो का ही रहेगा। तो अगर ये कोई किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर 60 किलोग्राम ही रहेगा। दोस्तों मुझे आज भी ध्यान है, जब ये एनटीपीसी का पेपर हुआ था ना, तो सब एनालिसिस करवाते हैं ना, तो क्वेश्चन पूछा गया, मतलब बच्चे आके बताते हैं सर एक क्वेश्चन पूछा गया तो सब इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। देखो बच्चों 60 किलोग्राम है वस्तु का द्रव्यमान, तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा? 60 बट्टे 6, 10 किलो हो जाएगा। और मतलब टीचर्स लोग ये कर रहे हैं, देखो आप टीचर्स लोग। तो आजकल इतना दिक्कत हो गया कि यूट्यूब पे कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, कोई कुछ भी आके करा रहा है, और बच्चे बेचारे को कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो बेचारे 2 साल 3 साल जब पढ़ लेते हैं बोलते हैं यार हमारे तो एग्जाम में कुछ आया ही नहीं। वो कहाँ से आएगा? गलती आप लोगों की है, आपको पता ही नहीं कि यार मतलब पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, क्या कि दोस्तों आप अपना सारा ध्यान यहाँ पर रख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। कमेंट वगैरह फालतू की चीज़ों पर ध्यान ही मत दिया करो। आ गई बात समझ में? ठीक है, आ जाओ। चलिए अब दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। अगर मुझे चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना है तो क्या मैं यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या बोलूं हां या ना? बिल्कुल सर कर सकते हो। बस अंतर क्या है सर? यहां पर आप लोगों को चंद्रमा का द्रव्यमान रखना पड़ेगा और यहां पर चंद्रमा की त्रिज्या रखनी पड़ेगी। बोलो हां या ना। और जब ये मान आप लोग पुट कर दोगे ना तो ये जो मान आएगा लगभग 1.6 ऐसे कुछ आएगा, मतलब 9.8/6 के बराबर आएगा। या मैं बोलूं पृथ्वी पर जितना गुरुत्वीय त्वरण है उसके बट्टे 6 उसके बराबर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि सर अगर एग्जाम में मुझसे पूछ ले कि चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है या चंद्रमा की त्रिज्या क्या है, तो सर मुझे याद रखनी है क्या? बिल्कुल आपको याद रखनी है 100%। अगर एग्जाम में पूछ ले कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, सर ये वैल्यू मुझे ध्यान रखनी है क्या? बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है? क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं आपको बता दूं। चलिए दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान तो मैंने आपको कल भी बताया था कितना होता है, 5.92 इंटू 10⁻²4। ठीक है, कई जगह 94, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट 5.98 दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान आप लोग ध्यान रख लेंगे। जी सर ध्यान रख लेंगे। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो होती है 6.37 गुना 10⁻6 मीटर। ध्यान रख लोगे क्या दोस्तों? ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। कई बार एग्जाम में ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि बताओ पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है या चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, दोस्तों याद रख लोगे क्या? 7.36 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। याद रख लोगे? ठीक है। और अगर चंद्रमा की त्रिज्या आप लोगों से पूछा जाए तो 1.74 गुना 10⁻6 मीटर। ये आप लोग चीज ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में? याद रख लोगे? बोलो कौन कौन याद रख लेगा? कल मैं पूछूंगा क्लास में, मैं कभी पूछ सकता हूं कि भैया इसकी त्रिज्या बताओ, इसका ये बताओ, तो याद रहना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बताइए, आ जाओ। मान ले एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। आई थिंक दोस्तों क्वेश्चन हमने कल कर चुके हैं। ठीक है, जैसे मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान हमने कैपिटल एम मान लिया, पृथ्वी की त्रिज्या को हमने कैपिटल आर मान लिया, तो पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो क्या होगा? कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। अब कोई एक ग्रह है,
जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों ही पृथ्वी की आधी है, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान m है तो इसका m/2, पृथ्वी की त्रिज्या r है तो इसका r/2। तो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, कैपिटल G इंटू द्रव्यमान कितना हो जाएगा m/2 बटे त्रिज्या का स्क्वायर करना, तो इसकी त्रिज्या r/2 का स्क्वायर करोगे कितना जाएगा, r²/4 हो जाएगा। तो 2 इंटू कैपिटल G इंटू m बटे r² है ना। मेरे हिसाब से कल ये कर चुके थे। तो पृथ्वी की सतह पर अगर इतना है तो यहां पर कितना है, 2 गुना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है ना, कल कर चुके थे आई थिंक ये वाला। चलिए इसका आंसर बताएंगे। जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं, कल मैंने आपको बताया था एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसको बोलते हैं इक्वेटर या भूमध्य या विषुवत रेखा। अब दोस्तों यहां से अगर ध्रुवों की बात करें, यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो देखो किसी भी वस्तु का वेट यानी भार क्या होता है, मास इंटू स्मॉल जी। तो अगर दोस्तों कहीं पर ये ज्यादा होगा तो वेट भी ज्यादा होगा, क्योंकि वेट का मान इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि पोल्स यानी ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा होता है, यानी किसी वस्तु का भार इस जगह सबसे ज्यादा होगा। तो आप लोग अगर यहां से ध्रुवों के और जाओगे तो उसका वेट क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है क्या, आगे बात समझ में। एक बच्चा बोल रहा है, नितिन नाम का व्यक्ति, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बोले सर आप यहां पर पढ़ा रहे हो, अगर आपकी कोई यूट्यूब क्लास है तो उसको देखना आवश्यक है क्या? नहीं दोस्तों, देखना आवश्यक नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप लोग ये पढ़ रहे हो, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ना कहीं पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ना कहीं कुछ वो करने हैं, आपका इसमें सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मन में आता है कि सर मैं क्या ज्वाइन कर सकता हूँ, कि अच्छी बात है, मैं तो यूट्यूब पे कुछ फ्री सेशन कुछ लेता हूँ, तो आप देखोगे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, आपकी चीज़ें इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को गलत कमेंट नहीं करूंगा कि भैया ये पढ़ो वो भी पढ़ो। क्या बेवकूफ़ समझ रखा है क्या तुम्हें? मैंने आपको कोर्स बिकवा दी और बोल रहा हूँ नहीं ये भी देखो, मेरी यूट्यूब की देखो, मेरी वो देखो, नहीं। तो आपके लिए सफिशेंट है, आप रेलवे का कोई सा भी एग्जाम दे लेना, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर मेरा यूट्यूब पे सेशन चल रहा है, अगर आपके इसमें टाइम है वगैरह, क्योंकि देखो यार ज्ञान कहीं से भी मिलो, लेना इंपॉर्टेंट है, मतलब है ना, उतना ही अच्छा है। क्योंकि अभी आपके पास में समय भी है, जब आपका एग्जाम अभी 5 महीने बाद होगा, 6, अभी तो आपके पास बहुत समय है। तो आप लोग समय में जितनी ज़्यादा चीज़ें कवर करते रहो उतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़िया है। आगे बात समझ में कोई परेशानी है क्या? चलिए आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, क्या क्वेश्चन पूछा गया, आप भी हंसोगे कि गुरुत्वीय त्वरण को किस प्रकार दर्शाया जाता है, किससे दर्शाता है गुरुत्वीय त्वरण को? इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्मॉल जी। ठीक है, तो अंग्रेजी का जो छोटा अक्षर होता है ना, ये देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है। और जो ये कैपिटल जी होता है, इससे किसको डिनोट करता है, ये किसको प्रदर्शित करता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बात है यार दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों बताएंगे, आकाश की ओर फेंका गया पत्थर वापस धरती पर क्यों आता है? दोस्तों मैंने किसी चीज को पर फेंक दिया, वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि पृथ्वी उस पर बल लगा रही है। ठीक है, तो एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो इसे जमीन की ओर खींचता है। ये बल, ये आकर्षण बल किसके द्वारा लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके द्वारा लग रहा है? अर्थ के द्वारा लग रहा है। आगे बात समझ में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग, मैंने कल आपको ये करवाया था, मुझे पता है आपको इसमें डाउट आया होगा, अभी मन में घुसा नहीं होगा ये, मैं जानता हूं ना यार, आप, मुझे पता पड़ जाता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं आया होगा, थोड़ा सा सर डाउट है सर, ये वाला जो आपने पढ़ाया था ना, इसमें डाउट है सर, और क्वेश्चन कराओ, कल कुछ होमवर्क भी दिया था सर, वापिस करा दूंगा, निश्चिंत रहो, टेंशन मत लो, समझो मेरी बात को। दोस्तों क्या होता है, आप देखो, या तो कोई चीज ऊपर फेंकोगे, या कहीं पर इमारत में खड़े हो तो वहां से नीचे पटकोगे, या वहां से ऊपर फेंक रहे हो। ठीक है, आप दोस्तों जहां पर भी हो, आप जहां पर भी हो, जहां पर भी हो, मैं मान लेता हूं आप यहां पर हो, अगर कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो वेग का मान धनात्मक लो, और नीचे की ओर फेंक रहे हो तो वेग का मान ऋणात्मक लो। मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो विस्थापन का मान धनात्मक लो, अगर नीचे की ओर फेंक रहे हो तो विस्थापन का मान ऋणात्मक लो। ऊपर की ओर फेंको या नीचे की ओर फेंको, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेलरेशन की वैल्यू -g ले लो, मस्त रहो यार। लेकिन ये कब लेना है? जब आप लोग ये दोनों चीजें फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। एक बच्चा बोल रहा है साउंड इंक्रीज करो, यार साउंड आ तो रहा है यार, है ना, साउंड आ तो रहा है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, मतलब ऑब्वियसली कल वालों से अलग क्वेश्चन है, बाकी के आप करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं, ध्यान से समझ लो, बाकी जिसको समझ में आ गया वो करना स्टार्ट कर दीजिए
किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर इस 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए। दोस्तों कोई गेंद है, इसको आपने ऊपर की ओर फेंकी, प्रारंभ में इनिशियल में क्या वेलोसिटी दी आपने, तो प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, नहीं यू का मान कितना है 25 मीटर पर सेकंड है। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों जैसे जैसे ऊपर जाएगी इसका वेग कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इसकी वेग जीरो हो जाएगी, फाइनली इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसका अंततः इसका वेग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि इसको ये अपना हाईएस्ट पॉइंट अपने उच्चतम बिंदु जाने पर कितना समय लगा, 10 सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे, 40 सेकंड लगे, सर मैं कैसे निकालूं। और क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान आप लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। ठीक है, अच्छा तो कैसे निकालूं मैं, समझ ही नहीं आ रहा सर। देखो क्या मैं ये समीकरण लगा सकता हूं क्या, v बराबर u प्लस ए टी। हाँ सर ये समीकरण आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से जब यहां पहुंचा फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। बहुत बढ़िया दोस्तों, u का मान मैं क्या लूं, प्लस 25 लूं या माइनस 25 लूं। अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो प्लस लेंगे, नीचे की ओर फेंकते हैं तो माइनस, तो मैं क्या लूंगा, प्लस 25 लूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। एक्सेलरेशन के बारे में मैंने क्या बताया सर, ऊपर जाए या नीचे जाए हमेशा माइनस जी लो, और जी का मान 10 लिया हुआ है तो माइनस 10 ले लो, बताओ इंटू टी। तो 25 जब इधर आए तो क्या बना, माइनस 25 बना, बराबर माइनस 10 इंटू टी। आ गई, माइनस से माइनस कट गया तो टी का मान आ गया 25/10 यानी 2.5 सेकेंड। बोलो आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। चलिए आगे करिए, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए बताओ, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट जाती है। आपने कोई बॉल को ऊपर फेंका, दोस्तों जब आपने ऊपर फेंका तो किसी ना किसी वेग से तो फेंका होगा, प्रारंभ में कोई ना कोई वेग तो दिया होगा, तो प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से डिनोट कर देते हैं। क्लियर है, क्लियर है। आ जाओ दोस्तों, ये ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, फिर लौट के आई 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 आई, ऐसे बोला जा रहा है। ऊपर जाके नीचे आने में मतलब 10 सेकंड में ऊपर जाके नीचे आ गई। क्लियर है। तो बताओ आपने किस चाल से फेंकी या किस वेग से फेंकी, यू का मान आप लोगों को बताना है। गुरुजी मुझे समझ ही नहीं आया, मैं क्या करूं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब ये वस्तु ऊपर जाके नीचे आ गई इस जगह, तो इसका विस्थापन का मान क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मान क्या है, जीरो है, तो एस का मान जीरो है। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं एक समीकरण लगा सकता हूं क्या, एस बराबर यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं लगा सकता हूं। जी गुरुजी लगा दीजिए। विस्थापन का मान हो गया जीरो। यू का मान क्या था सर, मुझे नहीं पता, चलो कुछ ना कुछ मानता, इसको निकालते हैं। ठीक है, इसको ऊपर जाके नीचे आने में, मतलब ये जो जीरो विस्थापन करने में कितना समय लगा, 10 सेकंड का समय लगा, मैंने लिख दिया 10 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लूं, प्लस जी लूं या माइनस जी लूं, सर हमेशा माइनस जी लेनी है, आपने बता तो दिया, और स्मॉल जी का मान बोला जा रहा है 10 है तो माइनस 10। टाइम का मान 10, 10 का स्क्वायर 100। आ जाओ करो, तो जीरो बराबर 10 इंटू यू। देखिए दोस्तों ये 10 कटा 2 से 5 बार में, 5 इंटू 100 500, तो माइनस 500। तो 10 इंटू यू बराबर हो जाएगा 500, यू का मान हो जाएगा 500/10, ये कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। और ये दोस्तों ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, मैंने कोई गलती करी है क्या, मैंने कोई गलती करी है या सर कॉन्फिडेंस है बोलो, अरे सर ऑप्शन मिस्टेक है। देखो मैंने तो कोई गलती नहीं करी है, मैंने तो गलती नहीं करी है। ठीक है बोलो, क्या कोई गलती करी है आपने, यार हमने तो कोई गलती करी ही नहीं है। करी है, नहीं करी ना, ये ऑप्शन मिस्टेक है। 100% 50 आएगा, टाइपिंग करने में मिस्टेक हुई है, 50 आएगा दोस्तों, है ना, 50 आएगा। क्लियर है, चलिए क्लियर, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है। देखो एक ये वस्तु है, आप ऊपर की ओर फेंक रहे हो, किस वेग से फेंका, प्रारंभिक वेग कितना था 14 मीटर पर सेकंड, तो यू का मान कितना है 14
मीटर पर सेकेंड। यार वेरी गुड दोस्तों। उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, मतलब जहां से उसने प्रारंभ किया वापस यहीं पर आने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो ऊपर जाएगा 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 फिर नीचे आएगा, तो टोटल टाइम कितना लगा क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। दोस्तों जब ये ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, ऊपर जाके जब ये नीचे आ जाएगा तो उसका विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। तो s का मान क्या हो जाएगा, 0 है आपका। ठीक है, तो करो। आपसे पूछा जा रहा है ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो कैसे करें, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस होता है। सर ये आप क्यों बता रहे हो, अभी मैं एक चीज बताऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग। अरे इधर पढ़ लो, इस क्वेश्चन पे ध्यान दे लो, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा मैं। दोस्तों जब ये ऊपर गई और घूम घूम के वापस नीचे आ गई तो विस्थापन का मान क्या है, 0 होगा क्या। दोस्तों जब मैं यहां पर s का मान जब 0 रखूंगा तो v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, u स्क्वायर के बराबर हो जाएगा क्या, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो क्या v u के बराबर हो जाएगा क्या, बोलो हाँ या ना। यानी प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी क्या फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी क्या। तो एक कॉन्सेप्ट मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको, ये मैंने इसलिए किया है। दोस्तों जब भी किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकोगे, मान लो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका, तो ऊपर जाएगा जाएगा, इसका वेग कम होता रहेगा, फिर घूमेगा वापस जाएगा, वेग बढ़ता रहेगा बढ़ता, तो नीचे इसी वेग से आएगा। हमेशा ध्यान रखो, अगर आपने 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका तो 10 मीटर जब ये फाइनल नीचे आएगा ना इस जगह, तो यहां पर उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका तो जब ये नीचे आएगा तो इस जगह 50 मीटर पर सेकंड ही होगा। एक लड़का बोल रहा है सर पानी के अंदर किसी वस्तु का वेट कम क्यों लगता है। तुषार जी बोल रहे हैं थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने के लिए, सर वो पानी में वो वेट सर थोड़ा कम क्यों होता है। वो अभी ये जितने भी स्टूडेंट है ना वो आपको बता देंगे कल, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब वो पढ़ लेंगे और आपको अच्छे से समझा देंगे। ज़रा होशियार बन रहे हो ना तुम, इधर तो ध्यान लगा नहीं जा रहा पानी में वेट कम क्यों होता है। कुछ बच्चे ज़रा होशियार समझो सर वाटर में वो सर माइक 1 क्वेश्चन सर, बेटा इधर पढ़ लो यार, आ जाओ ना, ये चीज़ ध्यान रख लेंगे। चलो अभी क्वेश्चन पे आता है। तो सर ये बताना है इसको पूरा ऊपर जाके नीचे आने में कितना समय लगेगा। चलो भी लगाते हैं, टेंशन क्यों लेते हो, आ जाओ, इतनी टेंशन लेके कहाँ जाओगे। तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में लगा सकता हूँ। हाँ गुरुजी आप लगा सकते हैं। जब ये ऊपर जाके पूरा नीचे आ जाएगा तो विस्थापन का मान कितना हो गया, 0 हो गया, मैंने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, किस वेग से फेंका था, प्रारंभ में वेग क्या था 14, तो प्लस 14 लो या माइनस, ऊपर की ओर कर रहे हो तो प्लस 14 लीजिए। ठीक है, तो प्लस 14 लिया। ऊपर जाके नीचे आने में मान लेते हैं t समय लगता है। ठीक है मैंने लिख दिया। प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लूँ, प्लस जी लूँ या माइनस जी लूँ। सर माइनस जी लेंगे और जी का मान कितना दिया हुआ है आपको 9.8 दिया हुआ है, तो माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर। दोस्तों यार ये तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर भी t आ रहा है, यहाँ पर भी t आ रहा है, क्या मैं t कॉमन ले लूँ क्या, बिल्कुल सर लिख लीजिए। तो 14 माइनस 9.8/2 कितना हो जाएगा 4.9 इंटू टी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को ऐसे दिक्कत तो नहीं है, नहीं। दोस्तों इसका और इसका गुणनफल 0 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से एक संख्या 0 है क्या। अरे दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं 7 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा ना। तो अगर किन्हीं दो राशियों का गुणनफल 0 आ रहा है, इसका मतलब उनमें से एक राशि 0 है। तो क्या इन दोनों में से एक राशि 0 है क्या। टाइम की वैल्यू 0 नहीं हो सकती कि भाई ऊपर गया और नीचे आने में कोई समय नहीं लगा, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो मैं क्या इसको 0 लिख दूं क्या, बिल्कुल सर इसको 0 लिख दो। तो 14 माइनस 4.9 इंटू टी बराबर हो गया 0। तो 14 बराबर हो गया 4.9 इंटू टी, और टी का मान हो गया 14/4.9। सर मैं कैसे करूंगा एग्जाम में, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड लग रही है यार, मेरे को भी हार्ड लग रही है। एक काम करते हैं, इस 14 को थोड़ा सा बढ़ा के 15 लिख दूं क्या, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा के 5 लिख दूं क्या। तो 15/5 यानी 3 के आसपास आएगा, 3 के बहुत आसपास आएगा, 3 के बहुत आसपास आएगा। अरे क्या हो रहा है, ये आज ऑप्शन क्यों नहीं बैठ रहे यार, ये क्या चक्कर है, ऑप्शन ही नहीं बैठ रहे, क्या गलती कर दी मैंने।
अरे क्या गलती कर दी आज? आज चक्कर क्या हो रहा है यार? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है। यार भी इसमें क्या गड़बड़ हुई है फिर? चलो एक बार ये करते हैं, क्या बोलते हैं, गलती कहाँ करी है मुझे ये बताओ कि सर अपन गलती कहाँ कर रहे हैं? एक बच्चा बोल रहा है सर ये लगा दो v बराबर u प्लस ए टी। कैसे लगा दो ये? जब ऊपर गया प्रारंभिक वेग पता है, जब इस जगह आएगा इस जगह उसका वेग क्या होगा तो आपको पता ही नहीं, सर पता तो है 14 तो ऐसे करके टाइम निकल ही नहीं पाएगा। कुछ गड़बड़ करिए, इसी में एक बार चेक करते हैं ना, मैं चेक करता हूं, टेंशन मत लो। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, ऊपर जाके नीचे आया सर, ठीक है। 14 मीटर पर सेकंड इसका था तो 14 इंटू टी प्लस 1/2 एक्चुअली में माइनस, ठीक है, टी 14 माइनस 4.9 इंटू मैंने टी लिख दिया, ठीक है। तो 14 माइनस है यार, क्या दिक्कत है यार? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार। कुछ गड़बड़ करी है यार अपन ने कैलकुलेशन में, समझ नहीं आ रही मेरे को। कुछ ना कुछ तो मैंने गड़बड़ करी है। कहाँ करी है? एक बच्चा बोल रहा है v बराबर 0 होगा। अरे यहाँ पर v आ कहाँ पर रहा है यार? बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहे हो। v आ कहाँ रहा है? v का मान मतलब ही नहीं है v से। हमको ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं कि यार आपने किसी वस्तु को ऊपर फेंका और वापस इसको नीचे आने में कितना समय लगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो 14 इंटू टी प्लस एक्सलेशन की वैल्यू होगी माइनस जी, तो माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर। फिर मैंने क्या लिया, टी एलसीएम लिया, मतलब इनमें से टी कॉमन ले लिया, इधर आ गया 14, 9.8 में जब 2 का भाग लगाओगे 4.2 आ जाएगा, ये ठीक है। तो 14, दोस्तों देखो, जो आपके पास में अगर किसी के पास में कैलकुलेटर है तो एक बार 14 में 4.9 का एग्जैक्ट भाग लगा के बताओ कितना आएगा। मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, कैलकुलेटर तो एग्जैक्ट वैल्यू बताओ कितनी आएगी। 14 में जब 4.9 का भाग लगाओगे तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है, आप पहले मुझे ये बताएं, एक बार कैलकुलेटर से करके बता दो। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है? एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेटर से करके बता दो कोई। टू 2.857 कुछ बता रहा है, 2.85 ऐसा कुछ करके बता रहा है, 2.857 ऐसा कुछ बता रहा है। ठीक है ठीक है, वेरी गुड यार। दोस्तों 2.85 का आधा करोगे कितना आएगा? 1.43 ऐसा कुछ आएगा क्या? देखो अब मेरी बात को ध्यान से समझो दोस्तों, देखो इसको पूरा ऊपर जाके नीचे आने में कितना समय लगा, कितना लगा? 2.85। अगर एक बार का पूछता कि नीचे से ऊपर जाने में या ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगा, तब 1.43 होता है दोस्तों, आंसर 2.8 यही आएगा। या तो है ना, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में मिस्टेक हो सकता है, ये पूछा जा रहा हो कि इसके उच्चतम बिंदु तक जाने में इसको क्या समय लगेगा। एक बार मैं देखूं क्या क्वेश्चन क्या था, एक सेकंड रुको। विकास फोन देना। रुको, सर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाइए। एक तो भाई साहब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं होता, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ठीक है? तुमको यही नहीं पता।
रुको भी करते, टेंशन मत लो अब। दोस्तों देखो, अगर क्वेश्चन में फिजिक्स गलत नहीं हो सकती, आप समझो, फिजिक्स और अपने पे भरोसा रखो। अगर आप लोगों से ये, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आप सारे शानदार बच्चे हो, मेरा क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि कोई वस्तु है, इसको ऊपर की ओर फेंका गया 14 मीटर पर सेकंड के वेग से, इसको अपने हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतम बिंदु पर जाने में कितना समय लगेगा, ये कैलकुलेट करो। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसको हाईएस्ट पॉइंट यानी उच्चतम बिंदु पर जाने में कितना समय लगेगा, बताओ, करो सॉल्व। तो जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जब तो इसका वेग क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो फाइनली वेलोसिटी 0, u का मान कितना है 14, तो लगाओ v बराबर u प्लस a इंटू टी। तो v का मान 0, u का मान है 14, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ऊपर जाए नीचे जाए हमेशा -9.8 लो। तो ये, अब दोस्तों इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे ना, आंसर आएगा 1.43। लेकिन क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछा गया कि इसको यहां से हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में कितना समय लगा। अगर लगा तब आंसर 1.43 होगा ना। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसको अपने प्रारंभिक बिंदु तक आने में कितना समय लगा, यानी पूरा ऊपर जाके नीचे आने में कितना समय लगा। तो रेलवे ने गलत किया ही है, क्वेश्चन गलत है रेलवे का। ये आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? ये रटते रह जाओगे कि हाँ सर, अरे सर ऐसे ऐसे करके 1.43 आ रहा है। अरे समझो तो सही, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ऊपर जाके अपने प्रारंभिक बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इसका आंसर यही होगा 2.85। हाँ, अगर ये पूछे कि अपने उच्चतम बिंदु पर जाने में कितना लगेगा, तब 1 भैया रेलवे गलत है, उस समय का मुझे पता नहीं, शायद चैलेंज वैलेंज कर दिया होगा हमने। आ गई बात समझ में? चलिए, या तो ये पूछा गया होगा कि उच्चतम से नीचे आने में कितना समय लगा होगा, या नीचे से उच्चतम, है ना। आगे बात समझ में? चलिए आ जाओ, कोई बात नहीं। चलिए इसका आंसर बताओ। एक गेंद को 40 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक बच्चा बोल रहा है सर फ्रस्ट्रेट हो गए, इतने से फ्रस्ट्रेट हो गए, इसको तो एंजॉय करना चाहिए डिस्कशन को, जब दिमाग के तार खुलते हैं। सर मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया, इतने से में हो जाते हो फ्रस्ट्रेट। आ जाओ, यदि एक गेंद को 40 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, ये गेंद है, इसको आपने ऊपर की ओर फेंका, प्रारंभ में क्या वेग दिया 40 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। और 6 सेकंड के बाद में उसका विस्थापन का परिमाण बताना है कि 6 सेकंड में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन कितना हो गया, एस का मान आप लोगों से पूछा गया है। आगे बात समझ में? तो कैसे हम लोग निकाले, एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दूं, बिल्कुल सर लगाइए। तो एस का मान कितना दिया हुआ है, आपसे यही तो पूछा गया है। प्रारंभिक वेग का मान 40 लूं या -40 लूं, सर ऊपर की ओर जा रहा है, +40 लो, 40 लो। कितने टाइम के बारे में पूछ रहा है, 6 सेकंड के बारे में, टी का मान 6 लिख दो, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन का मान क्या होता है, तो ऊपर जाए नीचे जाए हमेशा माइनस में -g लो। और स्मॉल g का मान यहां पर दिया हुआ है क्या, सर नहीं दिया हुआ, आप 10 मीटर पर सेकंड मान लो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो -10 और 6 का स्क्वायर 36, तो 40 × 6 हो गया 240, ये हो गया 36 कटा 2 से 18 बार में, ये -10 × 18 180, तो 240 में से 180 गया तो कितना बचेगा, 60 मीटर हो जाएगा। आगे ये बात समझ में? कोई परेशानी तो नहीं है, 60 मीटर आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए इसका आंसर बताएंगे। 20 मीटर ऊंचे टावर, दोस्तों ये एक टावर है, इसकी हाइट यानी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। आगे बात समझ में? दोस्तों इसके शीर्ष पर यानी टॉप पर एक लड़का खड़ा है, वो एक पत्थर फेंकता है। बोला गया है क्या 10 मीटर पर सेकंड वेग से फेंका या 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका, कुछ ऐसा बोला गया है क्या? नहीं। इसका मतलब सिंपली क्या है, छोड़ा है उसने। प्रारंभिक वेग का मान क्या है, 0 है। बहुत बढ़िया। आपको बोला जा रहा है जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है, मतलब जब वो नीचे आएगा इस जगह उसका वेग कितना होगा, आप लोगों को ये बताना। फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या होगी सर, ये बताना है। तो मैं कैसे करूं, मैं क्या v² बराबर u² प्लस 2as लगा सकता हूं क्या? बिल्कुल सर लगा दीजिए।
तो इस जगह फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका अंतिम वेग क्या होगा, वही तो पूछा जा रहा है। तो v का मान पूछा गया है, u का मान था 0, 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा, +2 इंटू एक्सेलरेशन के बारे में मैंने क्या बताया, ऊपर से नीचे फेंको, नीचे से ऊपर फेंको, हमेशा -g ले लो, तो -g ले लो, और g का मान दिया हुआ है 10। ठीक है दोस्तों, विस्थापन का मान जब ये यहां से यहां पर आएगा, इसका विस्थापन कितना होगा 20, +20 लूं या -20 लूं, सर नीचे की ओर आ रहा है तो -20 लीजिए। आगे बात समझ में, तो v² बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 इंटू 10 200, 200 इंटू 2 400, तो v² का मान 400 हो गया, तो v का मान कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। दोस्तों बात समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है क्या, मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हार्ड होता है ना, 100-150 बच्चे भग जाते हैं, तो नहीं हो सकता उनका सिलेक्शन, मैं लिख के देता हूं आपको, तो आपको यार इंजॉय करना पड़ेगा, देखो कितना मजा आ रहा है ना। अच्छा चलिए, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फ्री फॉल यानी मुक्त पतन किसको बोलते हैं। दोस्तों अगर कोई वस्तु गिर रही है तो मैं कब बोलूं ये फ्रीली फॉल कर रही है, ये मुक्त पतन कर रही है, कब मैं बोलूं, देखो अगर कोई वस्तु मान लेते हैं जिसका द्रव्यमान है m, अगर यह नीचे आ रही है तो जरूर इस पे एक फोर्स तो लग ही रहा है, बल तो लग रहा है, 100% लग रहा है। ठीक है, कौन सा फोर्स है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। दोस्तों अगर ये बल तो लगेगा ही लगेगा, अरे ये बल तो लगेगा ही लगेगा, पृथ्वी आकर्षण बल तो लगाएगी लगाएगी, अगर इस बल के अलावा और कोई बल नहीं लग रहा तो हम लोग बोलेंगे वो फ्रीली फॉल कर रही है, वो मुक्त रूप से पतन कर रही है। अगर इस बल के अलावा कुछ और भी बल लग रहा है तो आप लोग बोलोगे कि वो फॉल तो कर रही है लेकिन फ्रीली फॉल नहीं कर रही, मुक्त रूप से पतन नहीं हो रहा, उसका बोलो हां या ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या रियल में वास्तविक में कोई वस्तु फ्री फॉल कर सकती है क्या, मुक्त रूप से पतन कर सकती है क्या, मुक्त रूप से गिर सकती है क्या। आप लोग बोलेंगे सर क्यों नहीं गिर सकती, देखो सर मैंने पेन गिर दिया, इस पेन पे केवल एक ही तो फोर्स लग रहा है, लेकिन दोस्तों जो एयर होगी, वायु होगी, वो भी तो कुछ प्रतिरोध बल लगाएगी, हवा भी तो कुछ बल लगाएगी, हवा भी तो है। तो वास्तविकता में कोई भी वस्तु फ्री फॉल कर ही नहीं सकती, मुक्त रूप से पतन नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग इस एयर यानी वायु जो बल लगा रही है, अगर इसको इग्नोर मार दे तो फिर तो केवल एक ही बल लग रहा है ना, एक ही बल लग रहा है ना, इसके अलावा तो कोई बल लग ही नहीं रहा। तो दोस्तों फ्री फॉल यानी मुक्त पतन हम लोग किसको बोलते हैं, आप अपने मन में भाषा सोचो, परिभाषा, मुक्त पतन क्या होगा, फ्री फॉल क्या होगा, मन में सोचो कि यार ये इसकी परिभाषा होनी चाहिए, जो मैं लिख रहा हूं क्या सही है क्या। देखो वापस देख लो, जैसा कोई बॉल को छोड़ दिया तो उस पर केवल एक ही बल लग रहा है, कौन सा, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, और कोई सा फोर्स नहीं लग रहा, तो इसको बोलेंगे फ्री फॉल। तो दोस्तों मैंने क्या परिभाषा लिखी है कि मुक्त पतन किसी वस्तु की वह गति है जब गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा कोई अन्य बल उस पर कार्य नहीं कर रहा। जब केवल एक ही बल कार्य कर रहा है तो ऐसी गति को, ऐसे मोशन को, ऐसे गिरने को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल यानी मुक्त पतन। देखते हैं आपको समझ में आया नहीं आया, बोलते तो मेरे को समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन करो। मुक्त रूप से गिरना या फ्री फॉल या मुक्त पतन केवल किसमें संभव है, किसमें संभव है, केवल वैक्यूम में, निर्वात में। निर्वात का मतलब क्या है, जहां पर कुछ भी नहीं हो, वायु भी ना हो। तो जैसे ये कमरा है, मैंने इस पे छोड़ दिया, मान लिया इस कमरे में वैक्यूम है, निर्वात है, तो मैंने छोड़ रहा हूं तो ये नीचे की ओर केवल एक ही बल लग रहा है और वायु वगैरह कुछ है ही नहीं। आ गई बात समझ में, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपको आता है नहीं आता, सीखे नहीं सीखे, झूठ बोल रहे हो कि सर मुझे आ गया। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है, बताओ। बोल तो सर हमको समझ में आ गया, झूठ बोलते हो। जब इस पर केवल गुरुत्वीय बल कार्य करे, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करे, ग्रेविटी वर्क करे, ग्रेविटी बोल दो या ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दो। आगे बात समझ में आता तो ऐसा झूठ क्यों बोलते फिर। चलिए इसका आंसर बताओ।
ये इस बार का एएलपी का क्वेश्चन। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु, विशाल का मतलब थोड़ी बड़ी वस्तु के मुक्त पतन के दौरान क्या होगा? या सिंपली कोई एक वो मान लो कोई पेन है, वो फ्रीली फॉल कर रहा है, कोई और बल नहीं लग रहा, केवल एक ही बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इससे क्या उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा क्या? 1 किलो का पेन 2 किलो का हो जाएगा क्या? नहीं। द्रव्यमान घट जाएगा क्या? नहीं। दोस्तों इसके वेग पे क्या प्रभाव आएगा? देखिए, मान लो पहले इसका कोई वेग नहीं था, अब नीचे आता तो इसका वेग बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इस पे क्या एक बल लग रहा है क्या? क्या एक बल लग रहा है क्या? और जब भी बल लगता है तो क्या त्वरण आता है क्या? तो क्या इसमें त्वरण है क्या? एक्सेलरेशन आ रहा है क्या? जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। और त्वरण से क्या वेग बढ़ता है क्या? बताओ यार, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? मजा आ रहा है तो यस लिखो, वरना बोल दो सर नो। मजा आ रहा है तो यस लिखो सब, यस। और नहीं आ रहा है तो नो लिख दो यार, साफ बोलो कि सर नहीं आ रहा। और मुझे पता है मैं मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ में मेहनत कर रहे हो, तो मजा आना चाहिए। हाँ धमाधम यस आ रहा है, क्या बात है। चलिए दोस्तों, यहां तक चीज क्लियर है, आ जाओ। अब दोस्तों मैं जो एक चीज पढ़ा रहा हूं लिफ्ट कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं है ये, तो फिर सर पढ़ा क्यों रहे हो? देखो दोस्तों, पूरा रेलवे में एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही आता है, लेकिन कुछ एग्जाम में जैसे आरपीएफ हो गया या एनटीपीसी हो गया, उसमें कई बार कुछ बाहर की भी चीजें पूछ लेता है। तो बहुत सिंपल सी चीजें बताता हूं, कोई ज्यादा वो नहीं है। दोस्तों मान लीजिए ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट जानते हो ना? ठीक है दोस्तों, लिफ्ट में एक मशीन रख दी आपने। ये मशीन जो है ना वो आपका वेट यानी भार मापती है, ठीक है दोस्तों। आप खड़े हो गए इस पे जाके, अगर आपका द्रव्यमान m है तो मुझे बताओ आपका वेट क्या होगा, भार क्या होगा? सभी कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ क्या होगा? mg हो गया यार, सिंपल सी बात है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लिफ्ट, ये लिफ्ट अभी बिल्कुल रेस्ट में थी, मतलब लिफ्ट ना ऊपर जा रही है ना अभी चल नहीं रही है लिफ्ट, ठीक है। अब दोस्तों ये मशीन है, मशीन पे जाके आप खड़े हो गए, आपका द्रव्यमान है m। मान लो लिफ्ट क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, a त्वरण से ऊपर जा रही है, a त्वरण से। तो दोस्तों इस केस में आपका जो भार होता है ना, वेट, वो ज्यादा आप लोगों को प्रतीत होगा। कितना होगा? mg होना चाहिए था, लेकिन mg में थोड़ा और ऐड हो जाएगा, mg प्लस ma। तो बस आप तो ध्यान रखना, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उस समय आपका वेट यानी भार ज्यादा आपको प्रतीत होगा, कम होगा तो ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? चलिए, अगर ये लिफ्ट है, इसमें ये मशीन पे आप जाके खड़े हो गए और मान लो लिफ्ट a त्वरण से नीचे आ रही है, तो आपका भार यानी वेट क्या होगा? क्या होगा? कम हो जाएगा। कितना? mg माइनस ma। बस ध्यान रखना, ऊपर जाते समय बढ़ जाता है, नीचे आते समय कम। छोटी सी चीज है, नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ग्रुप डी में नहीं आएगा, एलपी में नहीं आएगा, टेक्नीशियन में नहीं आएगा, जेई में नहीं आएगा, आरपीएफ वगैरह में पूछ सकता है वो। क्लियर है? ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर क्या वैक्यूम में ही गुरुत्वीय बल, क्या वैक्यूम में गुरुत्वीय बल कार्य करता है क्या? अरे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दो वस्तु के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। बता तो दिया, दो वस्तु कहीं पर भी हो, पाकिस्तान में हो, है ना, चंद्रमा के ऊपर दो वस्तु हो, कहीं पर भी हो, दो वस्तु आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, मैं इसको लिखूंगा नहीं, हिंदी वाले माध्यम वाले बच्चे सुनेंगे, फिर मैं उसको इंग्लिश में बोलूंगा। आंसर आपको बताना है, पहले हिंदी माध्यम वाले बच्चे सुने। अगर कोई लिफ्ट नीचे की ओर एक कांस्टेंट वेलोसिटी यानी नियत वेग से आ रही है, तो किसी व्यक्ति के भार पे क्या प्रभाव पड़ेगा जो लिफ्ट में है? बढ़ेगा या घटेगा? बताइए। अब इंग्लिश वाले बच्चे सुने। इफ अ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, then what will be effect on weight of a person which is inside the lift? मतलब उसका वेट बढ़ेगा या कम होगा? बताओ। घटेगा, कम होगा? वेरी गुड यार, घटेगा 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 घटेगा, वेरी गुड यार, वेरी दोस्तों मैंने बोला एक लिफ्ट आ रही है नीचे, कांस्टेंट वेलोसिटी से, नियत वेग से, वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा,
यानी एक्सेलरेशन त्वरण का मान ही नहीं है, तो ए का मान 0। चलो रखो इधर mg माइन 0 मतलब mg ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। बताओ अब देखो ये गलती होती है एग्जाम में, अभी अभी मैंने पढ़ाया, आप अभी अभी गलती कर रहे हो। और आप तो सारे समझदार बच्चे हो, मतलब समझदार मैं क्यों बोल रहा हूं, आप तो बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन से हर एक चीज पढ़ रहे हो, आप ही गलती कर रहे हो। तो देख लो जो फॉर्म वगैरह भरते हैं उनका तो कुछ अता पता ही नहीं है, वो तो बस मुंह उठा के चल जाते हैं कि भाई साहब मैं ए बी कर दूं, सी डी कर दूं, नहीं होता है सिलेक्शन। ठीक है, तो ये चीज आप लोग मैंने आपको जब बोल रहा हूं कि ध्यान से सुनो, आपका ध्यान कहां पर है, मैं बोल रहा हूं कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है नियत वेग से, तब भी गलती कर रहे हो। जब किसी त्वरण से नीचे आएगी ना तब जाके वेट घटेगा, जब किसी त्वरण से ऊपर जाएगी, किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी, तब आप लोग बोलोगे कि वेट बढ़ेगा। गुरुजी मैं आपका फैन हो गया, आहा फैन, मजा आया ना। चलो यार, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। दोस्तों ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, ना आपके ग्रुप डी में आएगा, ना एएलपी में आएगा, लेकिन दोस्तों ये कई बार क्या होता है पूछ लेता है एग्जाम में, है ना। आप क्लास 9वीं के एनसीईआरटी उठा के देख लेना, जो ग्रेविटेशन चैप्टर में नहीं, लेकिन आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं आप तो बस उधर ध्यान दो। मैं बार बार बोलूंगा यार ये नहीं है सिलेबस में, नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। आपको तो सारा ध्यान इधर रखना है। आ जाओ दोस्तों, एक चीज मुझे बताओ, मैंने किसी वस्तु को ऊपर फेंका, ये नीचे आ गई क्या वापस? हाँ सर आ गई। मैंने थोड़ा और दम लगा के फेंका तो सर थोड़ा ज्यादा ऊंचाई तक गई लेकिन वापस नीचे आ गई। मैंने और दम लगाया तो थोड़ा ज्यादा ऊंचाई तक गई लेकिन वापस आ गई नीचे। ये चक्कर क्या है गुरुजी? ये पृथ्वी है ना, ये इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स हर वस्तु को खींच लाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इतने तेज वेग से फेंकूं, इतनी तेज वेलोसिटी से फेंकूं कि कभी जीवन में वापस लौट के नहीं आए, उस वेलोसिटी को बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। वस्तु यहां से एस्केप कर गई, भाग गई, आई नहीं रही पृथ्वी के पास में, तो उस वेग को बोलते हैं पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी। मैंने जो परिभाषा लिखी है क्या सही है क्या? दोस्तों पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड की पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता। क्लियर है? अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझो, जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेते हैं कैपिटल एम, पृथ्वी की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर। दोस्तों यहां पर मान लो मेरे पास में एक छोटा सा पत्थर है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल एम। तो अगर मैं इसको एक ऐसा वेग देना चाहता हूं कि पत्थर वापस लौट के नहीं आए, तो उस वेग को क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। पलायन वेग का फॉर्मूला होता है क्या? अगर पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग निकालना चाह रहे हो आप, पृथ्वी की सतह का मतलब क्या है कि पृथ्वी से की सतह से किस वेग से फेंकू कि वापस लौट के नहीं आए, तो उसका फॉर्मूला है √2 इंटू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बट्टे आर। ठीक है दोस्तों, कैपिटल एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। कैपिटल आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। कैपिटल जी आप लोग जानते ही हो। जब सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो यह मान आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर देखो, क्या पलायन वेग का मान किस किस पर निर्भर कर रहा है? पृथ्वी के द्रव्यमान पे, पृथ्वी की त्रिज्या पे। जो वस्तु आप लोग फेंक रहे हो क्या उसके द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है क्या? अरे क्या उसके द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है कि नहीं? तो जब आप लोग वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्या मैंने ब्रैकेट में लिखा क्या ये पत्थर के लिए है या मोटे पत्थर के लिए है या कोई ईंट को फेंकना चाह रहे हो उसके लिए है? नहीं, पृथ्वी की सतह से कोई भी वस्तु को फेंकना हो, चाहे एक पेन को फेंकना हो, चाहे कोई एक बड़े से पत्थर को फेंकना हो, अगर आप चाहते हो कि वो वापस लौट के नहीं आए तो इतना वेग देना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। दोस्तों ये वेग कम है ज्यादा है? यार आज तो तबीयत खराब हो गई यार दोस्तों। अरे एक्चुअली क्या है, मतलब कल रात को एक टेंशन हो गई। मतलब मेरी जो बेटी है ना बहुत छोटी है, अभी केवल 9 महीने की है। तो आपको पता है 6-7 महीने का जो बच्चा होता है ना क्रॉलिंग करना लग जाता है। क्रॉलिंग का मतलब ऐसे फिरने। तो क्या है, कल वो बेड से गिर गई वो, और रात को मतलब 2-3 बजे बहुत रोई। तो वो मतलब तब से मैं टेंशन में आ गया। तो रात को क्या मैं सोया नहीं मैं, तो ये दिक्कत हो गया। अभी आज मेरे चढ़ रहा है फीवर। ठीक है आ जाओ, आ गई बात समझ में?
अच्छा दोस्तों, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि ये वेग ज्यादा है कम है? बहुत ज्यादा यार, 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर, लगभग 11 किलोमीटर। इतना तेज दम लगाना पड़ेगा कि वो 1 सेकंड में 11 किलोमीटर दूरी तय करे। अगर इतना वेग दे पा रहे हो तब तो छोड़ के चली जाएगी, वरना भाई साहब आपके पास में आ जाएगी वो। ठीक है, चलिए दूसरी बात हम लोग करने जा रहे हैं। सर बताइए दूसरी बात क्या है? सर दूसरी बात बताइए ना, आइए बताते हैं, टेंशन क्यों लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये हमारी मून है, चंद्रमा है। मून यानी चंद्रमा है, आगे बात समझ में? जी सर। अगर यहां से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकोगे तो वो भी चंद्रमा पे लौट के आ जाएगी। अगर मैं चाहता हूं चंद्रमा से किसी वस्तु को ऊपर फेंकूं कि चंद्रमा पे लौट के वापस नहीं आए, तो बहुत ज्यादा वेग देना पड़ेगा ना, और उसे बोलेंगे पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी। तो अगर आपको चंद्रमा पर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, इसमें क्या करना पड़ेगा? चंद्रमा की त्रिज्या डालनी पड़ेगी, चंद्रमा का द्रव्यमान डालना पड़ेगा। अच्छा, कॉमन सेंस लगा के बताओ कि चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग क्या होगा? मतलब 11.2 से ज्यादा होगा या कम होगा? बताओ दोस्तों। चंद्रमा का साइज कम है, ये उतना ज्यादा आकर्षण बल नहीं लगाती किसी पे जितना पृथ्वी लगाती है। तो यहां पर कम वेग भी दोगे ना तो वो भग जाएगा वो। तो पलायन वेग का मान चंद्रमा पर कम होता है। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिए, तो अलग अलग ग्रह पर मैं पलायन वेग का मान बताता हूं, आपको किसी का ध्यान नहीं रखना। आप तो अर्थ का ध्यान रख लो, एक पृथ्वी, अर्थ यानी पृथ्वी। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान क्या है, या पृथ्वी की सतह से किस वेग से मैं फेंकूं जिससे वापस लौट के नहीं आए उसको बोलते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान ये होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए मून यानी चंद्रमा, दो आप लोग ध्यान रखो क्योंकि चंद्रमा का आरपीएफ में पूछा हुआ है। तो अगर चंद्रमा पर आप लोग पूछे तो दिख रहा है क्या कहीं पर चंद्रमा? चंद्रमा दिख रहा है? हाँ सर। क्या क्या हो जाएगा? जैसे ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यहां पर देखो 2.375 किलोमीटर पर सेकंड। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो ये दो मान आप लोग ध्यान रख लेना। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों। नेक्स्ट है ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग। इसका भी केवल फॉर्मूला ध्यान रखो, नहीं आएगा आपके एग्जाम में, सिलेबस में भी नहीं है। जैसे मुझे एक चीज बताएंगे, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर अगर कोई भी चक्कर लगा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको आप सैटेलाइट बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं ना। तो दोस्तों जैसे मान लो कोई सैटेलाइट है, पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो उसका कोई ना कोई वेग तो होगा ही। तो एक्चुअली में क्या होता है, वो सैटेलाइट कैसे लॉन्च किया जाता है? पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर जाता है, फिर उनको एक वेग दिया जाता है, जिससे वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर दे, पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट कर दे। इस वेग को बोलता है कक्षीय वेग यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है? √ऑफ कैपिटल G इंटू m/r, है ना। एक फॉर्मूला लिख लो, ध्यान, वैसे आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला लिख लो बस, है ना। कभी पूछ ले तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी लिखवा दिया मैंने आपको। क्लियर है? चले आगे आ जाओ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं आगे केपलर के नियम की। ठीक है, क्या है केपलर का नियम? देखो दोस्तों, ये हमारा सन है, सूर्य है। सूर्य के चारों ओर कौन कौन चक्कर लगाता है? क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है क्या? बिल्कुल। क्या केवल पृथ्वी ही चक्कर लगाती है क्या? और भी प्लानेट है, और भी ग्रह है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एग्जाम्पल बताओ। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, अलग अलग ग्रह है ना जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अलग अलग प्लानेट है ना जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्लानेट ये जो मोशन कर रहे हैं, ये ग्रह जो गति कर रहे हैं ना, इनकी गति के बारे में केपलर साहब ने हमको 3 चीजें बताई। कितनी चीजें बताई? 3 चीजें बताई दी
जिसे हम लोग बोलते हैं तीन नियम। केपलर साहब ने तीन चीजें बताई, तीन नियम दिए, पहले नियम में कुछ बताया, दूसरे नियम में कुछ बताया, तीसरे नियम में कुछ बताया। आइए तो बात करते हैं केपलर साहब के नियम। केपलर साहब ने तीन नियम दिए। पहला नियम इन्होंने क्या बताया, देखो हमको पहले क्या लगता था कि जो सन होता है, सूर्य होता है, इसके चारों ओर कोई भी ग्रह गति कर रहा है ना, कोई भी प्लैनेट कर रहा है, तो वो बिल्कुल सर्कुलर पाथ पे करता है, बिल्कुल वृत्तीय पथ पे गति करता है। इन्होंने बताया ऐसा नहीं होता। इन्होंने बोला कि सन के चारों ओर यानी सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह गति करता है ना, वो दीर्घ वृत्ताकार यानी इलिप्टिकल पाथ पे करता है, ना कि सर्कुलर पाथ पे करता है, ना कि वृत्तीय पथ पे। तो इन्होंने क्या बात बताई कि जैसे देखो ये सन है, सूर्य है, तो इसके चारों ओर अगर कोई ग्रह गति कर रहा है तो वो किस पाथ पे कर रहा है, इलिप्टिकल यानी दीर्घ वृत्ताकार पथ पे। दोस्तों अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जैसे मान लो ये एलिप्स है, ये दीर्घवृत्त है, तो क्या आपको पता है क्या इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त का केंद्र यानी सेंटर, पढ़ा है क्या मैथ्स में? सिमिलरली जो दीर्घवृत्त होता है ना, इसमें दो पॉइंट होते हैं, इसको बोलते हैं फोकस। तो एक फोकस ये रहा, एक फोकस ये रहा। तो केपलर साहब ने बताया कि सन के चारों ओर कोई भी ग्रह गति करता है ना, वो दीर्घवृत्ताकार पथ पे होता है। ठीक है, हमने मान लिया दीर्घवृत्ताकार पथ पे गति करता है, एलिप्टिकल पाथ पे, लेकिन सन कहां पर होता है, एग्जैक्ट सेंटर में। कहां पर? तो सन एक फोकस पे रहता है, मतलब जिस दीर्घवृत्त में वो ग्रह गति कर रहा है उसका फोकस भी तो होगा कोई ना कोई, तो सन उस फोकस पे होगा, किसी एक फोकस पर, और ग्रह उसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे गति करेंगे। तो ये है केपलर साहब का पहला नियम। दोस्तों आज के लिए यहीं पर रखते हैं, कल मैं बताऊंगा दूसरे नियम में क्या बात बताई, तीसरे नियम में क्या बात बताई, फिर हम लोग पढ़ेंगे बायंसी यानी उत्प्लावन बल वगैरह, ये है ना। तो कोशिश करेंगे कल हमारा ये पूरा हो जाए, ठीक है, कल हमारा यह है पूरा हो जाए। दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों से और पूछना चाह रहा हूं, पूछूं क्या? दोस्तों देखो पिछली बार जो 2024 वाला जब मैं बैच लेकर आया था ना, उसमें मैंने क्या किया था सर, क्या किया था, मैंने उसमें क्लास ली थी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार मेरा ये मानना है कि बच्चा 5 दिन बहुत पढ़ता है पूरे वीक में, जब तक उसका रिवीजन ना हो सब बेकार है, सब बेकार है। बाकी देखो आपकी ऊपर इच्छा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन यार मेरे हिसाब से है ना, आप मंडे टू फ्राइडे आप लोग क्लास लगाइए। सर सिलेबस तो, अरे यार सिलेबस तो क्यों नहीं हो गया, मैं बैठा हूं ना। ग्रुप डी के एग्जाम से पहले पहले आपका बढ़िया अच्छा सिलेबस, मुझे पता है ना, आपको थोड़ी पता सिलेबस के बारे में। अगर ज़्यादा जल्दी है तो लो भाई साहब वीओडी बैच है, आप बोलते हो मैं 4-4 5-5। अभी बताऊं क्या हुआ, हमने एक ALP CBT 2 के लिए शिखर बैच लेकर आया। मैं पहली क्लास से बचा, अरे सर क्लास ज़्यादा लो सर, 2 क्लास लो सर, 3 क्लास लो सर। मैंने बोला कि बेटा आप प्लीज़ मुझे पढ़ाने दीजिए, एग्जाम से पहले आपका सिलेबस। अरे नहीं सर 2 क्लास लो, 3। एक बच्चा तो बिल्कुल गाली गलौच पे आ गया, ए मास्टर तूने मेरे से फीस ले ली है। मैंने बोला अरे बेटा आप एग्जाम से पहले हो जाएगा। आज की बात है दोस्तों, आज का अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में बहुत सारे बच्चे यहां पर कॉमन भी होंगे, 11 चैप्टर है, 8वां चैप्टर चल रहा है और एग्जाम होगा मार्च अप्रैल इसमें। और एग्जाम, और बिल्कुल रोज एक एक क्लास लिए मैं उनको ये बोलता था बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूं आप बस उसको पढ़िए, उसको पढ़िए, उसको पढ़िए, ठीक है दोस्तों। तो यार मेरा ये मानना है कि आप आराम से 5 दिन पढ़िए, 2 दिन आप इंजॉय मत करिए, 1 दिन इंजॉय करिए संडे को। दोस्तों सैटरडे जो का समय है पूरा वीक, देखो हमारे बहुत चैप्टर हो चुके हैं यार, आपको लग रहा है कि सर हमने मात्रक एवं मापन हो चुका है, गति हो चुका है, ठीक है, आगे बात समझ में। इसके बाद में कौन सा पढ़ा था मैं खुद ही भूल गया, बल एवं गति के नियम हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, तो बहुत सारा है। तो हम लोग इसको मंडे टू फ्राइडे रखते हैं और बढ़िया आप लोग आराम से 2 दिन रिवीजन के लिए रखिए। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में क्लियर है? तो बढ़िया 5 दिन क्लास लो, बढ़िया पढ़ो, ईमानदार से पढ़ो, बाकी के 2 दिन रिवीजन के लिए रखो, क्योंकि अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे पढ़ना बेकार है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो रिवीजन पे ध्यान रखिए, जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि बच्चे क्या उनको लगता है कि मैं बस पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, रिवीजन कुछ करते नहीं है और फिर सिलेक्शन नहीं होता। तो आप लोग प्लीज़ रिवीजन पे ध्यान रखिए और रिवीजन के लिए आपको समय देना पड़ेगा। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुनेंगे, किसी भी, वो बस यही चीज़ बोलते हैं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया,
या अगर आपकी प्रिपरेशन के दौरान मैंने रेगुलर रिवाइज करता था, क्योंकि अगर आपने जो पढ़ा है वो आपको चीज़ें याद ही नहीं होगी, उसका कोई मतलब है क्या? तो ठीक है दोस्तों, तो मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास रहेगी, और 2 दिन प्लीज़ मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, एक दिन एंजॉय करना संडे को, भाई तुम भी इंसान हो, कोई वो नहीं हो, माता पिता के साथ खेलो, दोस्त के साथ क्रिकेट खेलो वगैरह, लेकिन प्लीज़ आप लोग 2 दिन नया मत पढ़ो, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, रिवीजन जरूर करें, रिवीजन जरूर करें, रिवीजन जरूर करें। मैं आपको बेहतर चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर वो चीज़ आप याद नहीं रखोगे फिर एग्जाम में कैसे कर पाओगे? तो वो याद तभी रहेगी जब आप लोग रिवाइज करते हुए चलोगे, तो प्लीज़ आप लोग रिवाइज करिए। अच्छा दोस्तों, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का टेस्ट अपलोड हो चुका था, आपने लगाया, कितने क्वेश्चन सही हुए 20 में से? बताओ 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए बल एवं गति के नियम में? बताओ, स्कोर बताओ अपना। 15, 18, 0, 18, 18, 17, 12, 18, 16, 17, 18, 17, 18, ठीक है दोस्तों। जो क्वेश्चन आपका सही नहीं होता, मैंने सॉल्यूशन दे रखा है ना, उसका सॉल्यूशन आप लोग देखा करो। मतलब ऐसा नहीं है कि यार 20 में से सर मेरे तो है ना 15 सही हो गए, मैं तो खुश हो गया, नहीं, वो 5 क्वेश्चन गलत क्यों हुए, आप सॉल्यूशन देखा करो, फिर अपनी कमियां लिखा करो, अरे यार मैं ना ये चीज़ गलत करता हूँ, उसको फिर अच्छे से वापस रिवाइज करो। आगे बात समझ में? चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं मंडे को, ठीक है, टेक केयर।